लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे महामारी और उसके असर की। विश्व में कोरोना महामारी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना विश्व की अर्थव्यवस्था का विनाश करने में लगा हुआ है। एक तरफ अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है तो दूसरी तरफ लाखों लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना लोगों में कोहराम मचा रहा है। कोरोना के कहर से लोग कराह रहे हैं, यानी ना तो जान बच पा रही है और ना ही जहान। जून महीने में भारत की अर्थव्यवस्था 23.9% माइनस में चली गई और आगे भी अनुमान है कि ये गिरावट जारी रहेगी। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि 2020 से 21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 10.5% की गिरावट हो सकती है। बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। एक तरफ अर्थव्यवस्था खराब है तो वहीं कोरोना को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। WHO ने दुनिया को आगाह किया है कि सभी देश स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत कर ले। महामारी की मार और भी पड़ सकती है। WHO ने यह भी कहा है कि इस साल वैक्सीन नहीं आएगी। अब सवाल है कि कैसे कोरोना से लड़ाई जीतेंगे, कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। देश अभी कोरोना के कहर से कराह रहा है। कोरोना ने सब कुछ छीन लिया है। न जान बच रही है न जहान। वैक्सीन बनाने का दावा कई देश कर रहे हैं, लेकिन सारे दावे अभी बस हवा हवाई है। कोरोना रफ्तार में है और उसी रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था भी नीचे जा रही है। बेरोजगारों की फौज सड़क पर खड़ी है। व्यापार और कारोबार सब कुछ ठप पड़ा है। कोरोना की आंच में अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त होती जा रही है। सरकार कोरोना काल में सब कुछ इसीलिए खोल रही है ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके और देश को कम से कम नुकसान हो। सरकार तो जान और जहान दोनों बचाने में जुटी है, लेकिन दोनों बच नहीं पा रही है। न तो जान बच पा रही है और न ही जहान। अर्थव्यवस्था को लेकर रेटिंग एजेंसी फिच ने यह अनुमान लगाया है कि इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट आ सकती है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ -10.5% हो सकती है। कोरोना संकट की वजह से देश की जून तिमाही की जीडीपी 23.9% की गिरावट आई है। ये भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। मार्च में कठोर लॉकडाउन लगाने की वजह से अर्थव्यवस्था में ये भारी गिरावट दर्ज की गई है। फिच ने कहा, अर्थव्यवस्था फिर से खुलने के बाद अक्टूबर से दिसंबर की तीसरी तिमाही में जीडीपी में मजबूत सुधार होना चाहिए, लेकिन संकेत तो इसी बात के दिख रहे हैं कि सुधार की गति धीमी और असमान होगी। पहले तिमाही में स्थिर कीमतों पर यानी रियल जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। इसी तरह इसमें 23.9% की गिरावट आई है। पिछले साल इस दौरान जीडीपी में 5.2% की बढ़त हुई थी। इकोनॉमी इसको देखते हुए जानकार इस बात की मांग करने लगे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए दूसरा राहत पैकेज आना चाहिए। सरकार एक दूसरा राहत पैकेज ला सकती है, हालांकि ये शायद तब तक ना हो जब तक बाजार में कोरोना का टीका नहीं आ जाता है। एक तरफ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वहीं जून की तिमाही में 23.9% माइनस में चली गई है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 10.5% का नुकसान होने वाला है। कोरोना ने पूरे विश्व को गिरफ्त में ले लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर को चेताया है कि वो दूसरी महामारी के लिए तैयार रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके प्रभाव को देखते हुए ये बात WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घिब्रेयेसस ने सोमवार देर शाम को कही है। टेड्रोस ने ये भी कहा है कि दुनिया भर के देशों को अगली महामारी से पहले पब्लिक हेल्थ में काफी पैसा निवेश करना चाहिए, नहीं तो कोरोना जैसी हालात की आशंका है। WHO ने कहा है कि दुनिया भर के देशों को संभावित बीमारियों की वैक्सीन और दवाओं पर मिलकर शोध करना चाहिए। पब्लिक हेल्थ में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। वैक्सीन और दवाओं के तत्काल निर्माण और बाजार में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जब भी कोई महामारी फैले तो उसे तुरंत नियंत्रित किया जा सके। वहीं WHO के एक एक्सपर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं मिलेगी। लोगों को उम्मीद थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन लोगों को मुहैया हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से यूरोप, अमेरिका, मैक्सिको और रूस को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी।
वहीं डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख माइक रयान ने कहा है कि दुनिया भर के रिसर्च बहुत तेजी से काम कर रहे हैं ताकि वैक्सीन जल्दी से जल्दी बनाई जा सके, लेकिन बाजार में वैक्सीन इस साल के अंत तक नहीं आ पाएगी। माइक रयान ने ये भी कहा है कि जो वैक्सीन आएगी वो अगले साल यानी कि 2021 के शुरुआती महीनों में आ सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस समय हर दिन जितने कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने जोर देकर कहा था कि वो कभी ऐसी वैक्सीन का समर्थन नहीं करेगी जो जल्दबाजी में विकसित की गई हो और प्रभावशाली के साथ सुरक्षित साबित न हुई हो। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मौजूदा वक्त में 37 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग फेज में हैं। वहीं डब्ल्यूएचओ तकरीबन 188 वैक्सीन की निगरानी कर रहा है और इनमें से कुछ ट्रायल के फाइनल स्टेज पर हैं। यानी डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस साल वैक्सीन आना मुश्किल है। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना के कहर को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। जीडीपी का ग्रोथ होना मुश्किल है। कोरोना की वजह से ट्रेड पर काफी असर पड़ा है। पर्यटन उद्योग बंद पड़े हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बेहद मुश्किल है। अब सवाल ये है कि अगर पिच का आकलन सही हुआ तो भारत के लिए बेहद खराब खबर है। भारत की स्थिति और भी खराब होने वाली है। क्या सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई प्लान बनाएगी? क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे महामारी की और उसके असर की। दरअसल विश्व कोरोना महामारी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। एक तरफ महामारी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही है, लगातार जो केसेस है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था इससे चरमराई हुई है। जाहिर तौर पे यहाँ दिक्कतें चौतरफा हो रही है। कैसे इन दिक्कतों को झेला जाएगा, क्योंकि क्या ये दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली है? क्योंकि एक तरफ जहाँ डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि इस साल तक हो सकता है कि वैक्सीन ना आए, तो क्या माना जाए कि अर्थव्यवस्था को अभी और भी ज्यादा डगमगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम नहीं, ये एजेंसी फिच कह रही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि और ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो किस तरह का अनुमान लगाया जाए कि अर्थव्यवस्था क्या अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा चरमरा सकती है, यानी कि सीधे सीधे असर लोगों की जेब पर, लोगों पर पड़ सकता है, और किस तरह का असर पड़ेगा, आज इसकी भी हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हैं, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि सिंह आपका भी। और प्रोफेसर एपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, आपका भी सब बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि हो सकता है कि इस साल तक वैक्सीन ना आए। नहीं आएगी वैक्सीन तो सर कैसे लड़ी जाएगी लड़ाई कोरोना के खिलाफ? नेहा जी नमस्कार। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि डब्ल्यूएचओ ने जो भी कहा है वो कोई नया नहीं कहा है। पिछले 2 महीने से ये अटकलें लगाई जा रही थी जो कि बेबुनियाद थी कि वैक्सीन शायद 42 दिन में आ जाएगी, 46 दिन में आ जाएगी, 50 दिन में आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। लोगों का ही दायित्व है कि जिस प्रकार से इकोनॉमी खोलना आज हमारी जरूरत बन चुकी है, इसी में लोगों को अपना ध्यान रख के आगे चलना आवश्यक है। जिस प्रकार से पिछले हफ्तों में 90,000, 70,000, 75,000 केसेस आए हैं, इसको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि शायद जन भागीदारी इस चीज में अमल है। जिस प्रकार से हमने गुड़गांव में और दिल्ली में वापस से अस्पतालों में केस आते हुए देख रहे हैं और उनकी तीव्रता देख रहे हैं और सीवियरिटी देख रहे हैं, वो एक दिल दहलाने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि हमारे को जो इनोवेटिव मेथड्स जो अपनाए गए थे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग था, हैंड हाइजीन था और मास्क पहनना था, उसी के माध्यम से काम करना आवश्यक है। आज भी बनारस से फैमिलीज आ रही हैं जो पेशेंट के साथ में बिना मास्क के आ रही हैं और पूरी फैमिलीज कोरोना से ग्रसित होती जा रही है। क्या इकोनॉमी में अगर मोर्टेलिटी बढ़ेगी और नंबर्स बढ़ेंगे तो क्या इकोनॉमी चलेगी? क्या टूरिज्म चलेगा? क्या रेस्टोरेंट चलेंगे? क्या व्यापार चलेगा? क्या लोगों में कॉन्फिडेंस सेंटिमेंट्स हो पाएंगे कि बाहर आना है? सिर्फ खोलने से नेहा जी इकोनॉमी नहीं चलने वाली। लोगों का सेंटिमेंट आज इतना डरा हुआ है कि वो घर से निकलने के लिए डर रहे हैं, ऑफिस में काम करने नहीं जा रहे हैं। रवि सिंह से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे थे कि तमाम चीजें आपने ओपन कर दी, खोल दी, उससे क्या इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्या बढ़ेगी, या उसके लिए कुछ और भी कारगर कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि आने वाले वक्त में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। क्या किया जाए उसके लिए? देखिए, इकोनॉमी में पूरी तरह से एक गिरावट का दौर है और जिस तरीके से
जॉब यहाँ पर गए हैं, 2 करोड़ जॉब का डेटा पे डिस्कस यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा हुआ, उसका सरकार को इम्पैक्ट भी काफी हद तक पड़ा। दूसरी तरफ है कि अभी इंडस्ट्री वाइज जो है वो मैं आपको आज थोड़ा सा डेटा देता हूँ। आपको सिंपल जो इंडिकेटर है, जो एक इकोनॉमी का इंडिकेटर ऑटो सेक्टर को माना जाता है कि अगर ऑटो सेक्टर की ग्रोथ होती है तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। अगर इस समय ऑटो सेक्टर की बात करें तो 1,76,000 करोड़ से कहीं ज्यादा उस सेक्टर को नुकसान है। अगर सिर्फ होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, इसमें लगभग 75 लाख करोड़ रुपए का इस सेक्टर को जरूरत है, इस सेक्टर का नुकसान है। सरकार सिर्फ ये एक आंकड़े हैं, और फार्मा सेक्टर से लेकर के अगर हम यहाँ पर सिर्फ मेडिकल सेक्टर की पूरी बात करें, मेटल और माइनिंग को, तो ये आंकड़ा लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो सेक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा है, सेक्टर को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सरकार के पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। और इस समय जब WHO या कोई भी, जैसे जो अभी हालात बनते जा रहे हैं, उसमें सरकार के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से धराशायी हो रही थी, इसलिए उनको लॉकडाउन यहाँ पर ओपन करना पड़ा। लेकिन अभी जो ओपन किया है उसके बाद भी इकोनॉमी अब पुल अप नहीं कर रही, बल्कि एक नई प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो रही है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर डर बढ़ता जा रहा है, लोग बाहर निकलने से डरना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं से लोगों को जो जागरूकता बहुत तेजी से भारत सरकार ने यहाँ पर एप्लीकेबल की थी स्टार्टिंग में लॉकडाउन करके, उसको अब लोग भूलते जा रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं उसमें पीछे हटी है। दूसरी तरफ है, जिस तरीके से आंकड़े, जैसे अगर सिर्फ पूरे सेक्टर को एनालिसिस करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो देश की इकोनॉमी को अभी फिलहाल तो नहीं चला सकती। इसके लिए आपको दूसरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब सरकार ने यहाँ पर 20 लाख करोड़ रुपए का जो लोन प्रोसेस किया था, उसका बेनिफिट नहीं आया। 5 दिन तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी, हिंदी अंग्रेजी में उसके अनुवाद हुए थे, और उसके बावजूद भी अभी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से धराशायी है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जरूरत है यहाँ पर बड़े कदम उठाने की, लोगों को कॉन्फिडेंस को जीतने की, इन्वेस्टमेंट लाने की। तो इनमें कहीं ना कहीं से सरकार जरूर अभी जी ठीक है। एपी तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी जरूरत तो है सरकार की तरफ से और तमाम कदम उठाने की, लेकिन लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जो कि कोरोना से पहले हम देखते थे लोग बेफिक्र बाहर जाते थे, अपने कामकाज पर लौटते थे, ऑफिस जाते थे, गैदरिंग की जगह पे जाते थे, लेकिन भले ही अभी कोरोना कंट्रोल में ना हो, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हो, लेकिन सर वो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाएगा लोगों के अंदर कि अब, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, और कॉन्फिडेंस की बात, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे थे, वो लाना कितना जरूरी आप समझते हैं इस वक्त? देखिए नेहा जी, जहाँ तक लोगों में एक विश्वास पैदा करने की बात है, भरोसा पैदा हो, यदि जो बातें छनकरा रही हैं चर्चा में, निवेश बढ़ेगा। निवेश के बढ़ने की जरूरत है, निजी निवेश में वृद्धि हो, ये ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सरकार की अपनी बंदिशें हैं। सरकार को राजकोषीय एक तरह से बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्यों के अगर राजकोषीय घाटे को देखें तो ये लगभग उसी स्तर पर पहुंच गया है जो 1991 में 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जब शुरू हुई तब था। तो अब ये है कि केंद्र की अपनी खर्च करने की एक क्षमता है, राज्यों की भी अपनी क्षमता है खर्च करने की, क्योंकि उनके खजाने की स्थिति चुस्त है, बहुत टाइट पोजीशन में है वो। जीएसटी कलेक्शंस में वृद्धि अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई है, इसको झटका लगा है, और कोरोना संकट के कारण झटका लगा है, ये भी तय है। तो ऐसे में जहां तक भरोसा पैदा करने की बात है, मैं 2 हिस्सों में इसको लेता हूं, तो ये भरोसा कोई अचानक पैदा नहीं होगा। जैसे मैं बार बार इस बात को रख रहा हूं कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के खर्च को ही देख लें सरकार के, तो पिछले 4 महीने में जो खर्च की वृद्धि है वो लगभग 147% है ग्रामीण विकास की। तो श्रम और रोजगार पर जो खर्चा है उसमें 150% की बढ़ोतरी हुई है। और कुल मिलाकर जैसे अगर देखें तो 20 लाख करोड़ रुपए के बराबर का जो एक इंजेक्शन दिया गया अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो भी कहीं रिसेगा।
लेकिन धीरे धीरे चलेगा। मूल समस्या ये है कि मांग बढ़े। मांग का अभिप्राय है कि लोगों के स्तर पर मांग बढ़े, लेकिन लोगों के स्तर पर मांग तो ये बढ़ेगी जनता द्वारा मांग वस्तुओं और सेवाओं की तो तब बढ़ेगी। लेकिन सर जब तक मार्केट में फ्लो नहीं होगा पैसे का, जब तक पैसा लोगों के पास नहीं होगा, मांग कैसे बढ़ेगी? ये बड़ा सवाल है। 90,000 केसेस के साथ में कैसे मार्केट में फ्लो होगा? पूरा कर लूं यहीं पर, इसीलिए ये जरूरी है। मैंने पिछली चर्चा में भी इस बात को उठाया था। ये जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा नीति है, विशेष रूप में कह सकते हैं जो ब्याज दर नीति है, उसमें कुछ शिथिलता देनी होगी। और साथ ही साथ जो राजकोषीय प्रेरणाएं हैं, जो फिस्कल इम्पल्स जनरेट करने होंगे, फिजिकल स्टिमुलस देना होगा इकोनॉमी को। तो इस तरह केंद्र सरकार जब तक सर फ्री में जब तक देते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा सर। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना आवश्यक है, एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक जनरेट करने की बात जो हमारे मित्र चर्चा में कह रहे हैं, ये कोई ठीक है, तमाम चीजें ठीक है सर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सर मांग, अगर आप कहते हैं कि मांग बढ़े मार्केट में, तो सर मांग तभी बढ़ेगी जब लोगों के पास पैसा होगा, और जब पैसा तभी होगा जब लोगों के पास रोजगार होगा। जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, सर कैसे मांग अब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बन जाता है। इस पर डिबेट हम लगातार जारी रखेंगे। तौर पे अर्थव्यवस्था चौतरफा देखी जा रही है, चौपट हो गई है, और ऐसे में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ यश गुलाटी जी भी जुड़ गए हैं। यश गुलाटी जी, बहुत स्वागत है आपका। सर सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि WHO का ये कहना है कि अभी कोरोना वैक्सीन इस साल तक आ जाएगी, ये अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहते हैं कि दिवाली तक कोरोना काबू में होगा, साल के अंत तक वैक्सीन आने की चांसेस है, लेकिन WHO कह रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या माना जाए सर कि क्या वैक्सीन आ सकती है, उम्मीद जताई जाए, या फिर अभी हमें इसी तरह से जीने की आदत डाल लेनी चाहिए? देखो, रशिया ने क्लेम किया है कि उनका वैक्सीन तैयार है, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है वो एक दूसरा पॉइंट है। जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है उसके भी ट्रायल्स काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो कब तक मिलेगी उसका 100% नहीं मालूम। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि 2-3 महीने हमको और वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। तो अगर मिल जाए तो बोनस है, नहीं मिलने वाली तो हमको ये सोच के चलना चाहिए कि फिलहाल नहीं है। लेकिन जीवन अब नहीं रुक सकता, 6 महीने हो गए हैं, जीवन नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर हमने जीवन रोक दिया, हमारी अर्थव्यवस्था रुक गई, हमारी रोजगारी खत्म हो गई, तो हमारे पास इस बीमारी को लड़ने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो अब हमको ये देखना है, हमको सारे एहतियात बरत के हमें आगे बढ़ना है, और ताकि हमारी इकोनॉमी को हम रिवाइव कर सकें। जो लॉकडाउन हुआ था उससे जो हमने लाभ उठाना था उठा लिया, अब दोबारा लॉकडाउन होने का सवाल नहीं है, क्योंकि देश बिल्कुल बैठ जाएगा। अब हमको इसके साथ जूझना है और बाहर निकलना ही पड़ेगा। इकोनॉमी को हमको स्टिमुलस देना ही पड़ेगा, सबको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मीडिया भी काफी जिम्मेदारी से अब बहुत ज्यादा इसको इन्फ्लेट करके न्यूज को नहीं दे रहे हैं। तो वो सुशांत सिंह का न्यूज ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, चलो उसके चलते इसके थोड़ा डर कम हो रहा है। तो अभी मीडिया का भी ये रोल चाहिए कि इसका डर कम करें, क्योंकि ये कोरोना अभी कहीं जाने वाला मुझे लगता सर, लेकिन डर कैसे कम हो, एक बड़ा सवाल राहुल भार्गव इस बात को लेकर है कि डर कैसे कम हो। सर पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि आज कुछ रेशियोज में कम हुआ है, 75,000 के आसपास मामले सामने आए हैं, लेकिन पिछले हम 2 या 3 दिनों में देख रहे थे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सर, तो ये डॉक्टर राहुल भार्गव, डर जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर यश गुलाटी कर रहे हैं, कैसे कम हो? क्योंकि उम्मीद तो यही जताई जा रही थी कि 30 से ज्यादा जो वैक्सीन है वो ह्यूमन ट्रायल के आखिरी दौर में है, और अभी तक पूरे विश्व में 170 से ज्यादा वैक्सीन पर कम से कम काम तो हो रहा है। और ऐसे में अगर WHO ये कह देता है कि साल के अंत तक भी अभी कोई उम्मीद नहीं है वैक्सीन आने की, तो सर ये डर जिसका जिक्र अभी डॉक्टर यश गुलाटी कर रहे थे, कैसे कम होगा? नेहा जी, अगेन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं आप बात समझिए कि ये बात जरूरी है समझना कि वैक्सीन आ भी जाती है तो क्या वो 135 करोड़ लोगों को एक साथ पहले दिन लग जाएगी? उसको लगने में भी 6 महीना आएगा। तो क्या आज की तारीख में अगर वैक्सीन अगर आज आ भी जाती है तो 6 महीने से पहले हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सर, लगने की तो बात दूर है ना डॉक्टर राहुल भार्गव, पहले तो ये बात बड़ी हो जाती है कि क्या वो हमें मिलेगी, वक्त पे मिलेगी। हाँ जी, वो एग्जैक्टली
सो अभी अक्टूबर में रशिया अपने सिपाहियों को और टीचर्स को देना स्टार्ट कर रहा है वैक्सीन को। आज भारत सरकार ने कहा है कि हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। WHO ने कहा है कि जो छोटे ट्रायल हुए कोरोना वैक्सीन के रशियन ट्रायल्स, वो उसमें अच्छी तरीके से पाया गया कि इम्यूनिटी बनती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि रशिया की वैक्सीन जो है वो काम कर रही है। बट जो बेसिक मुद्दे हैं नेहा जी आपके चैनल के माध्यम से, कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना ही पड़ेगा। आज 167 डेज के बाद भी जो चीज सही है वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। और जिस प्रकार से कोरोना बम अब वापस से उत्तर प्रदेश और बिहार में फूट रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाही, लापरवाही और लापरवाही। पब्लिक कितना भी अर्थशास्त्री बात कर ले कि इकोनॉमी खोल दीजिए, जब तक रोजगार नहीं आएगा इकोनॉमी में सुदृढ़ता नहीं आएगी। आपको ये बात हमारे को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जितने RBI आज बैंकिंग में बैंक से लोन बांटे जा रहे हैं, कल वो सारे अगले 1 साल बाद NPA खड़े होके बनके खड़े होंगे। ठीक है आने वाले समय में और ठीक है सर, समझ गए डॉक्टर रवि। सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे हैं कि जनरेट जब तक आप कहीं ना कहीं रोजगार नहीं देंगे लोगों को, तब तक जो इकोनॉमी है उसको पटरी पर लाना बेहद मुश्किल है। लेकिन सर अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन मार्च से अभी तक अगर हम देखें पिछले 2-3-4 महीनों में तकरीबन 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है। एक तरफ हम कहते हैं कि मांग नहीं बढ़ रही है, मांग बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ सर सवाल तो इस बात का है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, मांग कहां से बढ़ेगी? किसी चीज की आप मांग तभी करते हैं जब आपकी जेब में पैसा होता है। यहाँ पे जेब में पैसा नहीं है, मांग बढ़ नहीं रही है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चले गई है, उद्योग धंधे ठप पड़ गए हैं। सवाल ये है कि कैसे अब इन्हें पटरी पर लाया जाएगा और ये नौकरियां देने कितनी जरूरी है फिलहाल? देखिए सबसे बड़ी बात है नेहा जी, आपने एक साथ कई सवाल इसमें पूछे। देखिए मैं एक एक करके आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ये क्लियर आपने बोला कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई है, लेकिन उसका दुष्परिणाम 2 करोड़ लोगों पे नहीं पड़ा, बल्कि उसका परिणाम और जो 135 करोड़ की जनता उस पर पड़ा। क्योंकि उन लोगों को अब ये विश्वास हो गया कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और कहीं ना कहीं से अब हमारा नंबर है कि हमारी नौकरियां जा सकती हैं, सेविंग करो, खर्च मत करो। तो अगर लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी का पहिया ठप होता जाएगा और वो होता जा रहा है। दूसरी तरफ है कि लोगों को इस बात का डर है कि कोरोना फैल रहा है और कोरोना के टाइम पे हमें उतनी सुविधा नहीं मिल रही, तो बच के रहो। जो लोग समझदार हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं। तीसरी तरफ है कि इसको लेकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चाहे स्मॉल मीडियम सेक्शन का हो या फिर जैसे मैंने आपको ऑटो सेक्टर का एग्जांपल दिया या अदर इंडस्ट्री को आप देखिए, माइनिंग को देखिए, उन्होंने भी अपना जो बिजनेस है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, छोटा किया, लोगों को निकाला। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके इकोनॉमी में आज जो है वो चैलेंज की तरफ खड़ी होती जा रही है और उनको रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। अब दूसरी तरफ अगर आप कहें तो जैसे गवर्नमेंट को कुछ सजेशन अगर आपको भेजने हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपल गवर्नमेंट को सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पर जो 56 लाख, मैं फिर से बोल रहा हूँ 56 लाख गवर्नमेंट के सरकारी पद खाली हैं, कम से कम सरकार उनको तो भरे, उसकी वजह से इकोनॉमी का थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलेगा। दूसरी तरफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आज लोन 5%, 6% होने के बावजूद भी लोग लोन लेने नहीं जा रहे, क्योंकि उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आगे मैं आज लोन ले लूंगा लेकिन कल पे नहीं कर पाऊंगा। और सब ऐसा नहीं सोचते, सब यहाँ पर कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है कि उनको माफी मिल जाएगी, कोई ऐसा नहीं कि विजय माल्या की तरह भाग के बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमी में डर जो है वो कहीं ना कहीं से अब फैलता जा रहा है, जिससे इकोनॉमी में और स्लो डाउन आ रहा है। दूसरी तरफ है सरकार को, जो मैंने बोला कि राहत देनी है, दूसरा कदम इमीडिएटली यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है वो कम कर देनी चाहिए। क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम देखें तो वो इंडियन रुपी में अगर आप कन्वर्ट करें तो पर लीटर 18 रुपए बैठता है और आप 85 रुपए में बेच रहे हैं। बहुत बड़ा मार्जिन है। इससे इकोनॉमी में और महंगाई बढ़ती है और ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा होती है। और पिछले 3 दिनों में देखें तो 5% क्रूड ऑयल की प्राइसेस और गिर गए, लेकिन क्या हमारे यहाँ पे 5% पेट्रोल के दाम गिरे? नहीं गिरे। तो सरकार को ये कदम एक उठाना पड़ेगा। अब सरकार को रेवेन्यू की जगह आपको लोगों को स्पेंडिंग के लिए यहाँ पर फोर्स करना पड़ेगा कि आप लोग कॉन्फिडेंस रखिए, आगे नौकरियां रहेंगी, आगे
इकोनॉमी को हम चलाएंगे। तो लोगों को जब तक लोग खर्च नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी वापस से सुधर नहीं सकती। कोरोना महामारी से चरमराई हुई अर्थव्यवस्था की लगातार खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर यश गुलाटी जी आपसे है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया शुरू हुई, मेट्रो खोल दी गई और तमाम और जो प्रतिबंध लगाए हुए थे उन तमाम प्रतिबंधों को भी अब हटा दिया गया है। ये भी कहा जा सकता है जैसे शादी समारोह हो या फिर सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, इसके अंदर 100 लोगों तक जो गैदरिंग है वो हो सकती है। सर, अभी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि तकरीबन 90,000 मामले जो है रोजाना सामने आ रही हैं। ये प्रतिबंध अब हट गया है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि दो चीजें हैं। एक तो अब टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से भी कई लोग जो उनको कोई सिम्टम नहीं है, वो मेरे अपने अंडर 2 पेशेंट दाखिल हुए जिनको ऑपरेशन करना था, उनको कोई सिम्टम नहीं है। हमने ऑपरेशन से पहले टेस्ट किया, उनको पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जिनको कोई सिम्टम खास नहीं है। तो ऐसा कोई मुझे भयंकर रूप इसका नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जब ये सारी चीजें खुलेंगी, लोग आसपास ज्यादा आएंगे, आफ्टर ऑल ये एक वायरस इन्फेक्शन है जो ड्रॉपलेट से फैलता है, तो कुछ तो ही ज्यादा फैलेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ये कोई भयंकर रूप वाला हमारे यहाँ नहीं है। हम इकोनॉमी को अब बंद नहीं कर सकते, सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अब जैसे शादी पे मान लो 100 लोग आते हैं, तो 100 लोगों का केटरिंग का बिजनेस, वहां पे कपड़े बनाने वालों का बिजनेस, लाइटिंग वाले का बिजनेस, सबका बिजनेस चलेगा। तो ये अब हम बंद नहीं कर सकते। मेट्रो चलेगी तो लोग काम पे जाएंगे। तो ये दोनों चीजों को हमें पैरेलल चलना ही होगा, नहीं तो हम बैठ जाएंगे, कंट्री बैठ जाएगी। तो हमको सावधानियां बरतनी होंगी और दोनों को, जैसे 2 पटरियां पैरेलल चलती हैं, हमको दोनों कामों को साथ साथ करना होगा। एक तरफ एहतियात बरतने होंगे, एक तरफ हमको अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना होगा। अगर नहीं किया तो ये एक्सीडेंट ही होगा। बिल्कुल। प्रोफेसर एपी तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि देखिए हम आम आदमी की तरह सोचते हैं और सीधे आम आदमी से सरोकार रखते हैं। सवाल इस बात को लेकर है, जीडीपी क्योंकि धड़ाम हुई है, जीडीपी से अब आम आदमी को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं और किस तरह की दिक्कतें और ज्यादा हो सकती है? देखिए नेहा जी, जीडीपी के कंपोजिशन को देखना पड़ेगा, उसकी जो कहेंगे संरचना है। मैं इस बात को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, उजागर करना चाहूंगा इस बात को कि कृषि के क्षेत्र में इस तिमाही की जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है और 3.4% है। अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो खेती को हटा दें अगर, तो जो बाकी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 27% ऋणात्मक है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 40 से 50% तक की ऋणात्मक कहेंगे ग्रोथ हुई है, अर्थात गिरावट आई है। तो ये देखने की बात है, बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि अगर हम अगस्त के 30 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह को ले लें तो उसमें जो श्रम की भागीदारी की दर है वो गिर गई है, 39.5% पर आ गई है, 39.5% पर आई है, जबकि ये उसके पूर्ववर्ती 65वें सप्ताह में 10.5% थी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि बेरोजगारी दर 8.1% से बढ़कर कह सकते हैं बढ़ गई, जो बीते सप्ताह 7.5 थी। ये आंकड़े हैं, लेकिन इनके सामने एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये भी है कि जिसको परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, वो जुलाई में 46 था लेकिन अगस्त में 52 पर पहुंच गया है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी के चिन्ह दिख रहे हैं, रिकवरी के संकेत आरंभ हो चुके हैं। लेकिन जैसे पहले भी चर्चा में मैंने रखा कि भरोसा पैदा करने में और अर्थव्यवस्था में एक तेज रिकवरी की जो स्थिति है वो ट्रांजिशन के बाद ही तो होगी। मेरा मानना है कि वैक्सीन के आने में विलंब तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी अर्थव्यवस्था संभलेगी। दिसंबर तक जब नया साल, वित्तीय साल शुरू होगा, अप्रैल से, ठीक है सर, क्योंकि हम आंकड़ों की जादूगरी में नहीं उलझेंगे, हम सीधे सीधे ये समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को लेकर है कि जीडीपी जो धड़ा, लोगों की नौकरियां जाती जा रही हैं। सरकार सारे के सारे एमएसएमईज को
सपोर्ट करती जा रही है, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करती जा रही है, उसका क्या जो मिडिल क्लास है, ओयो के कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया गुड़गांव में। और यही सवाल मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है सर। जिसके पास ना आयुष्मान भारत कार्ड है, ना जिसके पास टैक्स पे वो टैक्स देता था ईमानदारी से, उसके जेब में क्या बचा? आज वो रुल रहा है। आप सब एमएसएमई की बातें करते हैं, गरीब की बातें करते हैं, लेबरर की बातें करते हैं, वो मध्यम वर्ग कहां गया? जो 8% लोग, इस देश के लोग जो रोजगार बढ़ाते थे, रोजगार पैदा करते थे और टैक्स ईमानदारी से देते थे, आप उनके बारे में कोई बात करिए ना। बिल्कुल डॉक्टर रवि सिंह, सवाल यही है कि जीडीपी धड़ाम, लेकिन आम आदमी की जेब पर अब किस तरह से असर पड़ेगा, या आम आदमी पर किस तरह से असर पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले वक्त में? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर समय जो है वो इकोनॉमी में एक टेंशन और एक प्रेशर ही बना रहेगा। कुछ लोग अगर अमीर होते हैं और वो वापस से गरीब होते हैं, या गरीब जो है वो कुछ ना कुछ अमीर होते हैं, तो इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है। और अभी हाल फिलहाल में अगर लॉकडाउन पीरियड में इसे देखें तो ऑनलाइन बिजनेस जितना बढ़ा है, उससे आपको ऑनलाइन कंपनीज के यहाँ पर प्रॉफिट आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको कंपनियों से रिलेटेड करूँ, और अगर जहां तक आपने मिड सेगमेंट की बात की, तो इसी तरीके से बिजनेस स्टार्ट हुए हैं और इसी तरीके से लोगों को रोजगार मिलता है। मैं जैसे अभी जो चर्चा यहाँ पर चल रही, जिस तरीके से आपने जीडीपी के नंबर्स देखे, 23.90 के की जीडीपी निगेटिव में आई है, अब पॉजिटिव में आएगी कि नहीं आएगी, आगे इकोनॉमी में क्या चलेगा, अगर इसको समझें तो देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी पूरे उसमें कहा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ यहाँ पर पॉजिटिव रही है और उसका फायदा भी देखने को मिलेगा। देखिए फिर वापस से मैं अगर ऑटो नहीं सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें या फिर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, तो हमने देखा है कि इस तिमाही में भी एग्रीकल्चर में कोई कमी नहीं आई है, उसका जो फीसदी है वो बड़ा ही है। लेकिन क्या हम कृषि के सहारे ही अपनी जीडीपी को छोड़ दें, या फिर और सेक्टर्स में भी बूस्ट की जरूरत है? नेहा जी, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है जिसके बेसिस पे लेबर वापस गए थे, जिसकी बातें हुई थी वो कहाँ है? जिसपे बात हुई थी कि लोकल पे वोकल की बात है, जहाँ पे नए रोजगार पैदा होंगे। नहीं, ये एक अच्छा मौका भी है, ये एक अच्छा मौका भी है सर कि आत्मनिर्भर भारत, जिसका कि प्रधानमंत्री लगातार जिक्र करते हैं, सरकार इस पर लगातार फोकस कर रही है, इस पे ज्यादा बल दिया जा रहा है, तो क्या ये एक अच्छा मौका हमारे पास नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा बल देते हुए उसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए नेहा जी, क्या आत्मनिर्भर भारत कैसे सिर्फ क्या लेबरर के लिए है? राहुल जी सुनिए, मिडिल क्लास कहाँ गया? गुड़गांव में रोज की जॉब जाती जा रही है, ये एक उनके समस्या है। पास कोई कार्ड नहीं है, वो कोई लेबरर नहीं है, उनके पास कोई आवाज नहीं है, वो असंगठित है। लेबर तो फिर भी संगठित है, किसान फिर भी संगठित है, क्योंकि वो वोट बैंक है। वो मिडिल क्लास की हालत सोचिए कहाँ हो रहा है। देखिए राहुल जी, बिल्कुल ये सारा पेन आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, और इकोनॉमिस्ट सिर्फ एक व्यू दे सकते हैं या फिर वो गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं, डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट को लेना है। अब हम लोग जिस तरीके से इकोनॉमी का इवेल्युएशन करते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। अब जैसे आप कह रहे हैं मिडिल क्लास, और अगर एग्रीकल्चर से देखें तो उससे ज्यादातर जो है वो मिड सेगमेंट और स्मॉल सेगमेंट आता है, और ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ ये बताती है कि मिड सेगमेंट और स्मॉल सेगमेंट ने सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट कहीं किया है तो वो ऑटो सेक्टर में किया है। आज आप मारुति, हुंडई, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अगर देखें तो महिंद्रा, इन सभी की सेल्स जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन के पास पहुंच चुकी है। जो इस महीने में अगर आप देखिए तो अगस्त की सेल जो है वो पिछले साल की अगस्त के सेल के पास है। कई मिड सेगमेंट और स्मॉल सेगमेंट में आपको 5% की ग्रोथ भी देखने को मिली। तो इकोनॉमी में धीरे धीरे रिवाइवल्स होंगे, डर फैलाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, उन चीजों पे रिवाइवल्स होंगे तो आपको नौकरियां मिलेंगी। मैंने जैसा बोला कि सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार कर रही है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में क्या हम उम्मीद लगा के बैठे कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, या हम मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि फिच का तो ये कहना है कि आने वाले वक्त में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि हालात और ज्यादा पतला हो सकता है। तब बढ़ेगी, देखिए अगर मैं सिंपल अगर पूरे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कार बेचने से मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी सर? कारखाने फैक्ट्रियां बंद है, कारखाने फैक्ट्रियां बंद है, मजदूर अपने घर वापस लौट गए। जब तक मजदूर वापस नहीं आएंगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ सकती है। उनको लाना कितना जरूरी है? आप स्टील में देखिए, आप आयरन में देखिए, आप कोल में देखिए, सब में भारी गिरावट है। जो मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है वो बैंकिंग सेक्टर का बढ़ता जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर से क्या इकोनॉमी चलेगी?
क्या इकोनॉमी के मापदंड है कि मारुति ने आज 40,000 गाड़ियां नहीं बेच दी? ये मापदंड है? जब तक उसने मारुति ने कितने लोगों को निकाल दिया इस बारे में चर्चा हुई? कितने फैक्ट्रीज ने कितने लोगों को निकाल दिया इस बारे में चर्चा हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो मिडिल क्लास है, वो असंगठित वो है। जी देखिए मैं नेहा जी यहाँ पर समझने की बात इस चीज तो है कि इकोनॉमी में प्रेशर है, टेंशन है। जैसे अगर पीछे का कंपैरिजन अगर करिए तो आप जैसे आपने अभी पूछा क्वेश्चन कि क्या अक्टूबर नवंबर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मैं पूरे विश्व से अगर कंपैरिजन करूं तो मैं समझता हूं कि भारत की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर होगी अक्टूबर नवंबर में, और इकोनॉमी में रिकवरी के डेटा आपको साइन जरूर दिखाई देंगे। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो डेटा पहले आया है वो पूरे लॉकडाउन पीरियड का था। बिल्कुल ये बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि तकरीबन क्योंकि 3 महीने का ये डेटा था। अर्थव्यवस्था को खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है बताने के लिए, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि ये भी WHO का कहना है कि आने वाले वक्त में और महामारी भी कहीं ना कहीं अपने पांव पसार सकती है। तो उसके लिए क्या हमारी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है या फिर किस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है ताकि अगर आने वाले वक्त में इस तरह की और समस्या आए तो उसे बखूबी निपटा जा सके? प्रोफेसर AP तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अगर WHO इस बात को कहता है या फिर चेताने की कोशिश करता है कि कोरोना वायरस आखिरी महामारी नहीं है, अभी और भी ज्यादा हमें तैयार रहने की जरूरत है, तो सबसे पहले हमें अर्थव्यवस्था में किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि कुछ बेहतरी यहाँ पर देखने के लिए मिले? जिस बात को मैं रख रहा था बहुत फौरी तौर पर वो ये थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यदि संभाला जाए प्रारंभिक तौर पर तो इससे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन, इसको भी तेजी मिलेगी। और आंकड़े भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। जैसे मैं अभी रख रहा था PMI इंडेक्स को, अगर अगस्त के आंकड़ों को लें तो जो एक राज्य के अंतर्गत ही जो वस्तुओं का आना जाना आवाजाही है और विभिन्न राज्यों के बीच जो आवाजाही है वो पिछले अगस्त की तुलना में, यानी अगस्त 2019 की तुलना में अगस्त 2020 में 99.8% रही है। ये स्पष्ट संकेत है कि रिकवरी आरंभ हो चुकी है। हम आर्थिक दृष्टि से देखेंगे ना, भावनात्मक लेवल पर भयाक्रांत होकर कोई जजमेंट नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त अगर हम बिजली की खपत को देखें तो पिछले अगस्त को अगर ही ले लें हम तो अगस्त में ये 0.85% कम था एक साल पहले की तुलना में। मतलब यह है कि बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में गंभीर है, स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे। आवश्यकता इस बात की होगी कि निजी निवेश को कैटलाइज किया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सरकार की नीति है वर्तमान में वो ये कि निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाकर, निजी उपभोग को बढ़ाकर, क्योंकि जब निजी निवेश बढ़ेगा खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल बेहतर रणनीति इस पे बनाने की जरूरत है, जिस बात को आप कह रहे हैं AP तिवारी जी, ठीक है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपसे है, क्योंकि अगर WHO कहता है कि ये एक आखिरी महामारी नहीं है, इसके आगे भी हमें तैयार रहना होगा, तो क्या हम स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में या फिर हम यूं कहें कि स्वास्थ्य व्यवस्था के तौर पर अगर हम देखें तो हमें अब कहां पर काम करने की जरूरत है डॉक्टर राहुल भार्गव, ताकि अगर कोरोना जैसी और महामारी भी आती है तो उससे डटकर मुकाबला किया जा सके? नेहा जी, हमारे को कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ हेल्थ केयर की आवश्यकता है। जब तक रोटी कपड़ा मकान के आगे हेल्थ केयर इलेक्शन का नारा नहीं बनेगा तब तक हेल्थ की ना इंपॉर्टेंस होगी ना उसमें निवेश बढ़ेगा। हम आज भी एग्रीकल्चर लेबरर की बातें करते हैं, कोई भी राजनेता हेल्थ केयर की बात नहीं करता। हमारे देश में 1.6% GDP का हेल्थ केयर पे जाता है, वही चीज 16% अमेरिका में जाती है, भले ही हमसे कितनी बड़ी इकोनॉमी हो। जरूरत इस बात की है लोगों को जागरूकता की कि भैया हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करना, प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए बिल्डिंग के माध्यम से नहीं, अच्छे डॉक्टर के माध्यम से और अच्छी दवाइयों के माध्यम से। हिंदुस्तान में आज भी जो राज चल रहा है उसमें हेल्थ केयर का मतलब होता है बिल्डिंगें बना दीजिए। और आपने देख लिया बिल्डिंग में एक बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की बिल्डिंगों का
पानी भरा तो कोविड वार्ड में क्या क्या हुआ। तो जब तक हम हेल्थ केयर को नए तरीके से नहीं देखेंगे तब तक कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने ये PMJY योजना सक्सेसफुल हुई है उसी को आगे बढ़ाना आवश्यक है, पर उससे ज्यादा जरूरत है लोगों की भागीदारी होना, जो कि सिम्टम देर से पकड़ते हैं और जब तक वो पहुंचते हैं तो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार को अब दोबारा बैठना चाहिए इस महामारी के बाद और हेल्थ केयर को एक नई डायमेंशन के साथ रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ केयर नारा होना चाहिए किसी भी इलेक्शन के कैंपेन का। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल डॉक्टर रवि सिंह आपसे है, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, तो संक्षिप्त में आंसर इसका दीजिएगा। क्योंकि एक जो मध्यम वर्ग का परिवार होता है सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि वो जब अपना बचत करता है तो या तो फिर वो बैंक में कुछ सेविंग करता है या फिर शेयर मार्केट में भी लगा देता है, लेकिन शेयर मार्केट भी धड़ाम दिखाई दे रही कि क्या, और ऐसे में चौतरफा मार आम आदमी झेलने को मजबूर है। सर क्या उम्मीद की जाए शेयर मार्केट से, और निवेशकों को अब किस तरह की आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे सिचुएशन जिस तरीके से होती है उस तरीके से निवेश को करना चाहिए। यहाँ पर अगर आगे देखें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो आपको दिखाई देती है वो सेक्टर हेल्थ केयर है, IT है, और पूरे अगर उसको देखें तो बैंकिंग है। तो पहली बात है, निवेशक अगर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है तो इन सेक्टर्स के अलावा अदर सेक्टर की तरफ ना देखें, क्योंकि उन्हें अभी रिसेशन के दौर देखने को मिल सकते हैं। रिकवरी भी इन सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलेगी। रही बात स्टॉक मार्केट की, देखिए स्टॉक मार्केट में अगर कोरोना वैक्सीन यहाँ पर रिलीज होती तो मार्केट में कम से कम 10 से 12% की रैली इमीडिएटली आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास एक मौका भी है कि आप वहां पर निवेश करके पैसे लगा सकते हैं जोखिम के साथ में। दूसरी तरफ है, जैसे अभी ये हो रहा है कि सरकार कोशिश कर रही, देखिए आयुष्मान भारत के है कि कितना निवेश होगा वो नहीं बढ़ रहा। 12 स्टॉक्स बढ़ने से स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ता और 12 मार्केट बढ़ने से स्टॉक। राहुल जी, नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव की जरूरत है। इस बात को समझने की जरूरत है कि आगे किस सेक्टर की ग्रोथ होगी और शायद उसमें ज्यादा फायदा। अब 12 सब्सक्राइब्स बढ़ती है और मिड कैप नहीं बढ़ता, उसको कैसे बताएंगे निवेश? बिल्कुल, देखिए 12 सेक्टर वही सेक्टर चलेंगे जिन सेक्टर से आगे संभावनाएं ज्यादा हैं, आगे जो है वो तेजी का दौर बन सकता है, उनके बिजनेस यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं और लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ सकता है। उन्हीं कंपनियों में यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक मार्केट में लगभग 5000 से ज्यादा शेयर लिस्टेड है, बढ़ते कम है, लेकिन इसलिए पूरा सेक्टर जो ग्रोथ कर सकता है सिर्फ उन्हीं सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब मैं अपनी छोटी सी बात करना चाह रहा था कि सरकार ने यहाँ पर आयुष्मान भारत, कोरोना रक्षक, कोरोना कवच जैसी स्कीम को लागू करके आम लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और अगर इस तरीके की सोच रहती है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार इन चीजों से भी निकल पाएगी और लोगों को स्पेंडिंग के लिए थोड़ा फोर्स कर पाएगी या लोगों को थोड़ा स्पेंडिंग के लिए कहेगी। अगर लोग स्पेंडिंग करना शुरू कर देंगे तो हम GDP के आंकड़े को फिर से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे उम्मीद तो इसी बात की है कि GDP आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगी, और ऐसे में उम्मीद इस बात की भी हम कर सकते हैं कि कोरोना से हमें जल्द ही निजात मिलेगी, क्योंकि WHO का भले ही ये कहना हो कि इस साल के अंत तक भी कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन उम्मीद की भी जानी चाहिए, क्योंकि लगातार अगर 30 से ज्यादा कंपनियों की अगर हम बात करें तो जो वैक्सीन है वो आखिरी चरण में है ह्यूमन ट्रायल के, और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि कुछ बेहतर जो अंजाम है या फिर नतीजे हैं वो आने वाले वक्त में देखने के लिए मिले। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।